फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। सबसे पहले तवारीख के पन्नू को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज तवारीख के पन्नू में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। बड़े अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके आज के मौज़ूआत पे चलेंगे। खबरों, तज्जियों और तबसरों से कबल हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो आपके सामने आज के दिन के हवाले से रखना ज़रूरी है। मई की 23 तारीख है, साल 2025। 2009 में आज के दिन पाकिस्तानी आर्मी ने स्वात में एक ऑपरेशन राह रास्त ऑपरेशन शुरू किया और इसमें उसके बाद कई ऐसे लोग मारे गए जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर सख्त सवाल उठे, ख़ास तौर से आर्मी चीफ के उस फैसले पर जिसमें आज के दिन ये फैसला हुआ था कि इस इलाके में स्वात और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन होगा। कई शहरी भी यहाँ इस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। 1995 में आज ही के दिन जावा प्रोग्रामिंग ने ज़बान का जो पहला विजन था वो जारी किया गया। दिन आज का था। 1948 में अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस सी एन वॉसन को यरूशलेम इजराइल में कत्ल कर दिया गया। 1949 में आज ही के दिन वफाकी जमहूरिया जर्मनी के लिए बुनियादी कानून का ऐलान हुआ। साल 1420 दिन आज का ऑस्ट्रिया और सीरिया से यहूदियों को निकालने का फैसला हुआ। ये कोई सरकारी फैसला नहीं था बल्कि एक ऐसी रिजीम थी जिन्होंने सरकार से और लोगों के एतमाद से परे हटकर इस तरह का फैसला लिया था जो बाद में पर ही बना। 1568 में आज के दिन 23 तारीख को नीदरलैंड ने स्वाद को स्पेन से आज़ादी का ऐलान आज के दिन किया। 23 में 1788 में जनूबी कैरोलिना को 8वें सूबे के तौर पर अमरीकी आइन में शामिल किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह हिस्सा बना। 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट इटली का बादशाह आज के दिन बना। 1846 में मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन किया। साल 1926 तारीख 23 मई की फ्रांस की फौज ने मराकेश राफेल्स राजधानी पर कब्जा किया। 1949 में मगरबी जर्मनी जमहूरिया का क़याम अमल में आया और साल 1951 में तिब्बत से चीन के साथ 7 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत आज के दिन हुए थे। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम तरीन वाक़यात, बड़ी बातें आपके सामने। फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, सीधा खबरों की तरफ चलेंगे और इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर जाएं। आपको सबसे पहले चिनाब वैली लिए चलते हैं जहां पर एक बड़ा ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ था। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, लेकिन ये ऑपरेशन आज जुमे की सुबह के साथ ही सूरज की जब किरणें पड़ी तो दूसरे दिन में दाखिल हो गया। और बड़ी खबर कि किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रू इलाके में ऑपरेशन दूसरे दिन में इस वक्त चल रहा है और जहां पर एक फौजी एहलकार अब तक अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन एक दहशतगर्द तंजीम के टॉप कमांडर के यहां मौजूद होने की इतलात मौसूल हो रही है। बिल्कुल बड़ी खबर से आगाज करते हैं जहां पर आसिफ ने आपको बता ही दिया कि किश्तवाड़ का सिमथन टॉप के आसपास का इलाका और सिंहपुरा के आसपास का इलाका, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियों और खुफिया इदारों को यह इत्तला मिली थी कि 3 से 4 मुसल्लह अफराद यहां पर मौजूद हैं, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। और जो ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था रात को, कल दिन में, तो वहां पर गोलियों का तबादला हुआ था। उस गोलियों के तबादले में कई फौजी एहलकारों के ज़ख्मी होने की खबर आई है और उन ज़ख्मियों में एक फौजी एहलकार जो है वो जान बहक भी हो चुका है। इस बीच सिक्योरिटी के मजीद इजाफी दस्ते इस इलाके की ओर रवाना कर दिए गए हैं। फिजा से ज़मीन पर नज़र रखी जा रही है, यानी एक तरफ से हेलीकॉप्टर प्रेस किए गए जहां पर अंदर सिक्योरिटी के जवानों को भेजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ से ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है ताकि मुश्तबह अफराद की नकल अमल पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जाए। वहीं पर डायरेक्टर जनरल पुलिस भी कल वहां पर मौजूद रहे और इतलात और ख़बरों के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात इनकाउंटर साइट किश्तवाड़ के अंदर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने एंटी टेरर ऑपरेशन का रिव्यू भी लिया। और एंटी टेरर ऑपरेशन रिव्यू के दौरान उन्होंने कई इक़दाम भी किए हैं। सीधे अजय शान के पास भी चलेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जब इस ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है तो एक टॉप मोस्ट कमांडर जो ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता है, उसके वहाँ पर होने की खबर आ रही है। सैफुल्ला नाम का मिलिटेंट है, ये सैफुल्ला बलोच नाम जिसका कहा जा रहा है। और ये कई बार आज तक ये नाम जो है वो फिगर हुआ है और कई बार ये भी कहा गया जब एनकाउंटर्स हो रहे थे शायद ये मारा भी गया, बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसकी वजाहत की कि सैफुल्ला नहीं मारा गया। फिलहाल बड़ी खबर ये कि ऑपरेशन चल रहा है और मजीद तफसीलात क्या कुछ है सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान हमारे साथ है। अजय जरा अपडेट करें, कल सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ था, शाम होते होते एक जवान ने जाम शहादत
शहादत नोश किया है। ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है? जी वो देखिए, जो कल सुबह स्ट्राइक हुआ था वो दोपहर तक चलता रहा, लेकिन बाद दोपहर से कोई खबर नहीं आई जहां फायर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ हो। क्योंकि जो ऑपरेशन है वो 2 जगह पर फायरिंग हुई है, ऐसे खबर आ रही थी। और शाम होते होते ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि जो फौजी घायल हुए थे उसमें से एक जो है वो उसकी शहादत हो गई है। तो जैसे ही अंधेरा हुआ तो इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। जो मासरा था वो कंटिन्यू है। डोमिनेशन पूरे इलाके में वहां पर कर दी गई थी कल ही। तो आज सुबह से फिर वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। तो बड़े इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि जो पहला स्ट्राइक हुआ था उसके बाद ये 2 ग्रुप्स में बंट गए थे आतंकवादी, और हो सकता है कि जो सैफुल्लाह बलोच है वो दूसरे ग्रुप के साथ चल रहा था और उसके साथ भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। ये नाम जैसे आपने कहा कि कई बार चर्चा में आया है, इस बार पहले ही ये चर्चा में आ गया था। इस ग्रुप को लीड वही सैफुल्लाह ही कर रहा है, जिसकी बड़े अरसे से तलाश है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि उस इलाके में इनको एलिमिनेट किया जाए, लेकिन अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जैसे आपने कहा कि आला ऑफिसर्स खुद वहां पर मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जो टेरेन है कहीं ना कहीं वो आड़े हाथों आ रही है। उस जो भी ऑपरेशन है उसके अजय, बड़ा रास्ते में आ रही इम्पोर्टेंट है। ये भी है कि कल एक स्पेसिफिक एरिया को कॉर्डन किया गया था, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए थे। फिर शाम होते हुए डिप्टी जनरल पुलिस ने जब रिव्यू लिया इस पूरे मामले का, ऑपरेशन का, तो फैसला किया गया कि इसका दायरा और बढ़ाया जाए। कल रेजिडेंशियल कम जंगल का एरिया था जिसको कॉर्डन में लिया गया था, अब खबर यह है कि और ज्यादा वसी कर दिया गया। तो क्या हम ये माने कि एरिया ऑफ सर्च जो है वो बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल, ये जो रेजिडेंशियल एरियाज नीचे हैं, ऊपर पहाड़ी इलाका है, जंगलात का इलाका है। दिक्कत ये आ रही है कि जो घना जंगल है, जिस वजह से विजन जो है चंद मीटर्स तक ही रह जाता है, जिस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिलिटेंट्स के अटैक फोर्सेस पर हो जाते हैं। वो एम्बुश लेके छुपे होते हैं और जैसे फोर्सेस की मूवमेंट होती है तो वो अटैक कर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाला जा रहा है, क्योंकि जंगलात में कुछ ढोक बने हुए हैं जहां पर कुछ लोग अपने जानवरों को लेके जाते थे। तो उसी जो हाइडोर्स हैं वहीं पर बनाए गए हैं। कुछ नेचुरल केव्स भी इस इलाके में हैं, जैसे सोर्सेज बता रहे हैं, जहां पर ये छिप जाते हैं। तो जिसके चलते एक लंबा जो एरिया है, बड़ा सा एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि हैबिटेशन वहां पर नाम मात्र है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने जानवरों के साथ इन जंगलों में रहते हैं। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स उठा रहे हैं, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल है लोकल्स के सहारे ही चल रहा है। ऐसा बातें पहले ऑपरेशन में भी सामने आई थी, क्योंकि जंगल में ना कोई दुकान है ना कोई बाजार है, तो उनके खाने की व्यवस्था जैसे हो रही है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकल्स की जो सपोर्ट वहां मिल रही है, लेकिन आबादी उतनी नहीं है कि कोई खतरा आबादी को हो। अच्छा, ये ऑपरेशन सिर्फ जंगलात तक महदूद है, या जो दाएं बाएं आबादी है, शाहरा के पास वाला इलाका है जो एक इंपॉर्टेंट रास्ते को साउथ कश्मीर के साथ जोड़ता है, उस तरफ भी किसी तरह की एक्टिविटीज नजर आ रही है? या सिर्फ वो जो सिंहपुरा और आसपास के इलाके हैं वहीं तक ऑपरेशन महदूद है, इन 48 घंटों में रहा है? देखिए, जो हाइडआउट सस्पेक्टेड हाइडआउट्स हैं वहां तक तो आर्मी और जो पैरा कमांडोज हैं वो जीरो इन कर चुके हैं। उसके आसपास उनकी पोजीशनिंग है। जो निचले इलाके हैं, आबादी वाले इलाके, वहां लोकल पुलिस और वीडीजी की मदद की ली जा रही है, ताकि जो बाहरी कोई ऐसा आदमी एंटर ना हो सके या बाहर ना जा सके जो इस मामले में मुलविस हो। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट सर्कल्स बनाए गए हैं, कई दायरों में ये ग्रिड बनाया गया है, जिसमें लोकल पुलिस बाहरी वाले दायरे में ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसका जो एसओजी ग्रुप है वो सेना के साथ आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इस ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान के मारे जाने की इतलात और ख़बर आ रही है, और इस फौजी जवान के बारे में इतला ये है कि इसका ताल्लुक महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर उनके सरकारी एजाज़ के साथ, यानी जो ट्रेडिशनल सरकारी एजाज़ रहता है, तिरंगे में लिपटी उनकी लाश को फिर सल्यूट दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें रवाना किया जाएगा। इतला यह है कि थोड़ी देर में इस फौजी जवान की आखिरी रसूमात जो गार्ड ऑफ ऑनर वाला है वो यहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र रवाना किया जाएगा। एक तरफ से ये खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ से एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मुतहरिक हो गई है, और एसआईए की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई, और मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाइयां जारी है। सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त खबर है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल विंग या स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकार पहुंचे। अफसरान की मौजूदगी में छापे मारे जा रहे हैं, और पुलिस लाइन
व दीगर मकामात पर सुबह सुबह छापेमारी हुई है और तकरीबन 1 घंटे से ये कार्रवाइयां जारी हैं, जो अभी तक हमारे पास इतलात हैं। हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मंशियात से मुतल्लिक केस भी है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ भी हुई है। गिरफ्तारी की अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। तस्वीरें पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों की है। सबसे पहला जो सुबह छापा पड़ा है वो SIA का पुलिस लाइन के आसपास, जहां पर एक हमारे ज़राए के मुताबिक एक सरकारी टीचर के घर पर छापा पड़ा है, जो बेसिकली सुरनकोट तहसील का रहने वाला है। लेकिन अब ये छापा क्या मंशियात से मुतल्लिक ही किसी केस में या कोई और मामला है, ये कंफर्मेशन होना बाकी है। दूसरा, थोड़ी देर पहले खबर यह भी है कि अस्पताल के करीबी इलाके में जो जिला अस्पताल है वहां पर भी SIA की टीम पहुंची है और तहकीकाती एजेंसी मजीद एविडेंसीज, मजीद शवाहिद इकट्ठा करने के लिए एक और करीबी मोहल्ले में थोड़ी देर पहले पहुंची है। यानी मुख्तलिफ मकामात पर ये टीमें जाकर इस वक्त ये मंशियात से मुतल्लिक केस, जो इब्तदाई मालूमात हमारे ज़राए के मुताबिक हैं, इस केस में समाअत की जा रही। लेडीज पुलिस भी साथ है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारान या जो एहलकार है वो इस वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। शहर पुंछ के भीतर जब आपको हम अपडेट दे रहे हैं उस वक्त भी ये कार्रवाइयां चल रही हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद भट्ट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन किए हैं। शहजाद, ये कार्रवाई किस सिलसिले में हो रही है, क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं और किसी की गिरफ्तारी, कोई डिटेल्स अभी तक मजीद आपके पास हो जो हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकें? हाँ जी आसिफ, सुबह से ही जो है SIA की टीम जो है एक्टिव हुई है। पुंछ के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो है वो रेड्स कर रहे हैं, जिसमें एक पुलिस लाइन के पास एक जो शख्स है वो रहता है, टीचर है वो, और उसके घर पे जो है रेड की गई है। और इस मौका पर जो है पुलिस की टीम और मैजिस्ट्रेट भी है, साथ में ही है। अभी पूरी जानकारी जो है अभी तक मौसूल नहीं हुई है, मगर उनकी तरफ से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी चल रही है। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोर्सेज से यह पता चला है कि ये शख्स जो है सुरनकोट सैला का रहने वाला है और कंप्लेंट बेस पे ही इसको वहां से ट्रांसफर करके मंडी जोन में जो है इसको ट्रांसफर किया गया था। उसके बावजूद भी ये लोग बंदा जो है इसकी एक्टिविटी इसी तरह चलती रही और इसके कुछ रिलेटिव्स हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं, जो सोर्सेज से पता चला है। ये कार्रवाई, ये जिन लोगों के नाम सामने आ रही है, कोई पहली आज की कार्रवाई है इस केस के सिलसिले में, या इससे पहले भी ये छापे ड्रग्स से या अगर कोई नार्को टेरर से जुड़ा मामला है उसमें कार्रवाई हुई है? तो क्या ये छापेमारी या ये जो रेड्स पड़ी हैं ये पहली है शहर के अंदर? ये पहली जी, शहर के अंदर जो है पहली रेड्स है ये, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है रेड जो है की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पूरे में जो है सुरनकोट के इलाका में जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी जो है रेड्स इस तरह के SIA की जो है पड़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे शहजाद भट्ट कि अभी कौमी तहकीकाती स्टेट एजेंसी जो है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, रियासती तहकीकाती एजेंसी जो है, वो मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाई कर रही है। मुख्तलिफ FIRs हैं जिन FIRs को लेकर मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब ज़रा मौसम के मिजाज की भी आपको बात बताते चले, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा और बदलते मौसम के मिजाज के बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई जहाँ जम्मू और कश्मीर के लिए ये है कि आने वाले 3 दिन भी इंतहाई गर्म तरीन रहेंगे। वहीं पर हीट वेव का असर बरकरार जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 133 साला रिकॉर्ड भी श्रीनगर के अंदर टूट चुका है, जहां पर दर्जा हरारत को तकरीबन 35 के आसपास 34.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। जहां शहर श्रीनगर 133 साला पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। वहीं पर कोकरना इलाका जो सर्द इलाका माना जा रहा था, वहां पर भी 1978 का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर भी गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको सीधे नजर आएगी, यानी सोबा जम्मू। अब जरा सोबा जम्मू की जब हम बात करेंगे तो सोबा जम्मू के अंदर कल दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री के आसपास रहा है, यानी आग की तरह सूरज बरस रहा था। लेकिन थोड़ी सी राहत रात देर गए मिली जब कुछ हवा चलती हुई नजर आई। लेकिन रियासती महकमे मौसमियात आज़ादाना इदारे जो हैं उनका मानना है कि आने वाले दिनों में कोई भी राहत नहीं हो सकती है। फिलहाल आज 23 तारीख है, 24 तारीख है, 25 तारीख है, 26 तारीख है, यानी 4 दिनों के लिए दर्जा हरारत में किसी तरीके की कमी नहीं होगी, बल्कि पारा मजीद बढ़ सकता है।
और माजी के तमाम रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। और इन रिकॉर्ड तोड़ने के बीच में जहां गर्मी की तपिश और लू की सूरत हाल बनी हुई है, शदीद गर्मी है, इस बीच रियासती इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। रियासती इंतजामिया ने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर कई इकदाम किए हैं, स्कूलों को लेकर भी, और साथ साथ ये भी इतला आ रही है कि एडवाइजरियां जारी कर दी गई हैं। रियासती अवाम से साफ कर दिया गया है कि बदलते दर्जा हरारत के बीच आपने बड़ा एहतियात करना है। बुजुर्ग लोगों के लिए जो एडवाइजरी है वो ये है कि दिन 12 बजे से शाम 3-4 बजे तक जो काम काज है उसको ज़रा मुअत्तल रखिए, घरों के अंदर बैठे, और पीने के पानी का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम रखें, यानी डिहाइड्रेट आप बिल्कुल भी ना हो। इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है वो सामने आ रही। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है, क्योंकि मारा बदल रहा है। गर्मी की शिद्दत पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वक्त देख रही है। सईद इरफान, बताइएगा क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है? दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। 133 साला रिकॉर्ड टूटा श्रीनगर के अंदर भी, और 1978 का रिकॉर्ड नॉर्थ के कोकरनाग इलाके के अंदर भी टूटा है, तो साउथ के कोकरनाग इलाके के अंदर भी टूटा है। तो बताइएगा क्या कुछ रहा, रात का दर्जा हरारत, किस तरीके का मौसम है, और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई। और साहब, जहां तक इंटेंस हीट वेव को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, 133 साल रिकॉर्ड इस बारी टूटा है। यानी मई के माह में अगर मैं बात करूं तकरीबन 1234 के पार चला गया है, और उसके साथ साथ इंटेंस हीट जो है वो पूरे वादी कश्मीर में दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं जो प्रीवियसली जो अभी तक आज का रिकॉर्ड तकरीबन 1971 में 28 को रिकॉर्ड किया गया है, दैट वाज 34.3 डिग्री, मगर आज 34 जो है वो तकरीबन 71 के बाद देखने को मिला है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर कॉर्नर टू कॉर्नर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से कई सारी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, और लोगों को खास तौर पर अपील की गई है कि टेक मेजर प्रिकॉशंस। कल हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से भी जहां एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिनमें बाज़ाब्ता तौर पर डूज एंड डोंट्स की बात की गई थी। इस बीच अगर मैं बात करूं काजीगुंड को लेकर, तो तकरीबन 1956 में 33 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आज कई सालों के बाद 34 पारा चला गया है। इसी तरह से कोकरनाग हो, पहलगाम का रिकॉर्ड हो, या खास तौर पर मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू में भी आपने देखा होगा कि एक राइजिंग टेम्परेचर बटोत के बगैर दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब 4 दिन हीट वेव एडवाइजरी और मौसम के मामलात को लेकर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ लाइट स्पेल ऑफ रेन भी बताई जा रही है। थंडर शावर, स्कैटर्ड प्लेसेस को लेकर बात की जा रही है। अब इस बीच अगर मैं हेल्थ महकमे को लेकर बात करूं, तो कल मैंने जी हाँ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो कम्युनिटी मेडिसिन के हेड है डॉक्टर सलीम खान, उनसे बात की, और 1-to-1 हमने भी उनसे किया। उनसे हमने पूछा था कि विजिलेंट खास तौर पर इस एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ जो माहौल इस वक्त बना हुआ है मौसम को लेकर, क्या कुछ आप एडवाइस करेंगे। उनका मानना है कि इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा बुजुर्गों को और बच्चों को। इन्हें हेल्थ एडवाइजरी के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर, फ्लूइड, या इसके साथ साथ यहाँ मेजर फ्रूट्स जो खास तौर पे जिसमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, वाटरमेलन, मस्कमेलन या लेमन जूस, लस्सी वगैरह आप पी सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जितना ज्यादा पसीना आता है उतना आप बॉडी से फ्लूइड लूज करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीजों पर काफी ध्यान देना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जिस तरीके से डिहाइड्रेशन के मामला, फेंट होने के मामला, चक्कर आने के मामला या हीट स्ट्रोक के मामला दिखाई देते हैं, अगर किसी को भी नौशिया लगता है, किसी को भी इस तरह की मूवमेंट बॉडी में लगती है, वो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है। अच्छे सैयद इरफान फाजिल, जल्दी से ये भी बताइएगा, शदीद गर्मी, लू या इस हीट वेव में जहां अभी किसी किस्म की राहत का कोई इम्कान नहीं है, फिलहाल कोई इस तरह की कंसर्न अथॉरिटीज भी इस तरफ इशारा नहीं कर रही है, इस खतरनाक सूरत हाल के दौरान काफ़ी बच्चे बीमार हुए जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहर से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, और इस वक्त जो बराह रास्त नशरियात में वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर इशफाक वाटर कूलर्स या वाटर ATM शहर में नस्ब किए गए थे, और शदीद गर्मी का जब एहसास इंतजामिया को हुआ तब उसने एडवाइजरीज तो जारी की, लेकिन वो वाटर कूलर और ATMs बंद की तो दूर की बात है। अगर आप श्रीनगर की बात करें, मैं जरा इरफान के पास भी बात में चलूंगा, राइट फ्रॉम लाल चौक टू क्लॉक टावर से शुरू कीजिएगा और बागे हारवन तक चले जाइएगा, क्लॉक टावर से शुरू कीजिएगा और फिर एयरपोर्ट तक चले जाइएगा, शायद ही आपको कहीं पर पब्लिक पोस्ट नजर आएगी या इस तरीके के वाटर कूलर्स नजर आएंगे। एडवाइजरी तो जरूर जारी की गई है, लेकिन एडवाइजरी के बीच आवाम को राहत कैसे मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। इरफान फटाफट से बताइएगा, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी इस तरीके का हमने देखा श्रीनगर
श्रीनगर के अंदर के वाटर कूलर लगा है या पब्लिक पोस्ट लगा है जहां पर इंसान जाके पानी पी सके, जिसके पास पैसा ना हो जेब में वो जल्दी से जाके पानी पिए, डिहाइड्रेट ना हो, तो उस हवाले से क्या कोई बंदोबस्त है सरकारी तौर पर कुछ मकामात पर, या जो सिचुएशन पहली थी वैसी है, सिर्फ हुक्म नवाबी जारी हुआ है? देखिए, मैं तो कहूंगा हुक्म नवाबी जारी हुआ है। अगर एडवाइजरीज देखेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट अपने एंड से एडवाइजरीज जारी कर रहा है। घंटाघर से लेकर अगर मैं टीआरसी तक बात करूंगा, देयर इज नो कूलर अरेंजमेंट। स्पेशली अगर मैं वाटर टैपिंग को लेकर बात करूंगा, एक दो नलके हैं मगर कभी कभी उसमें पानी भी नहीं दिखाई देता है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन पार्ट, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने आज सुबह सुबह जी हाँ एसओपी उस पर मैं आता हूं। बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि मौसम का मिजाज बदल रहा है। पहलगाम के अंदर 28 डिग्री, कुपवारा गुलमर्ग के अंदर 32 डिग्री, और इसी तरीके से जो नॉर्थ के दीगर इलाके हैं वहां पर भी 30-35 डिग्री के आसपास जो है वो दर्जा रिकॉर्ड किया गया, जो ये साफ बता रहा है कि अभी सिचुएशन क्या कुछ। जहां गर्मी की बात हम करें वहीं पर जरा स्कूलों का भी हाल अहवाल आपको बताते चले। और खबर रियासती इंतजामिया की है कि जिन्होंने एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन नया शेड्यूल तो जारी हुआ है लेकिन इस नए शेड्यूल पर सवाल बहुत ज्यादा है वालिदैन की तरफ से। शदीद गर्मी के दरमियान इंतजामिया का बड़ा फैसला आया है और सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम तालीम में औकात निज़ाम में तब्दीली लाई गई है। और श्रीनगर के म्युनिसिपल हदूद में आने वाले तमाम स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगे और म्युनिसिपल हदूद से बाहर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। और मॉर्निंग असम्बलियाँ फिलहाल मुअत्तल करने का फैसला ले लिया गया है। रियासती महकमे तालीम की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रात ही महकमा तालीम की जो मिनिस्टर है सकीना यतू साहिबा, उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया था और रात देर के ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। तो स्कूल एजुकेशन ने फिलहाल खुले में मॉर्निंग असेंबली करना, प्ले ग्राउंड्स में खेलने पर पाबंदी आयद कर दिया है और एहतियात बरतने के लिए काफ़ी कुछ कहा गया। एक तरफ से ही है, लेकिन सवाल वालिदैन की तरफ से है और वालिदैन का मुसलसल ये सवाल है कि जनाब पहले भी तो 8:30 बजे ही स्कूल खुलता था, तो ये ऑर्डर निकाल कर क्या कुछ कहने की हुकूमत कोशिश कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल में निज़ाम को क्यों नहीं बेहतर बनाया जा रहा है, यानी पंखे कूलर्स क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। और ये जो नई बात कही जा रही है कि अब जी औकात में कमी की जाएगी अगर मजीद गर्मी बढ़ी, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि मुल्क भर के अंदर शदीद गर्मी में भी बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूलों के अंदर निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर वाटर कूलर्स नस्ब किए जाए, पीने का पानी का बंदोबस्त किया जाए, फैन और एसी लगाया जाए, ताकि मुनासिब अंदाज में बच्चे भी वहाँ 5-6 घंटे जब रुकेंगे तो वो सही तरीके से निज़ाम तालीम को हासिल कर सके। सवाल वालिदैन की तरफ से भी है, सवाल आम लोगों की तरफ से भी है, लेकिन बड़ी बात ये कि अब 8:30 बजे से 2:30 बजे तक म्युनिसिपल हदूद के अंदर और 9 बजे से 3 बजे तक गैर म्युनिसिपल हदूद यानी जो आपके गांव देहात के इलाके हैं वहाँ पर होगा। सरकार ने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि मॉर्निंग असेंबली भी नहीं होगी, लेकिन दूसरी चीज़ें भी निकलेंगी। ये जो स्कूली बच्चे जब गाड़ियों में जाते हैं, ज़रा उन गाड़ियों का भी हाल देखें, जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को देखते हैं तो उसमें भी हाल देखें, तो किस तरीके से निज़ाम चल रहा है और खामोशी जिस तरीके से मुसलसल इंतजामिया की है रादर देन दे रिएक्ट, ये बड़ा सवाल है जो मुसलसल कल से पूछा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे, बात भारत पाकिस्तान की आपको बताएंगे। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था, इस दबाव के बीच शहबाज शरीफ ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। शगुफा है क्या, उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया, वजीर खारजा ने, वो बयान क्या है, फिर भारत बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल क्या है और यूनिस क्या जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं और बड़ी खबर अब भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल होगा या नहीं, मुस्तकबिल में कोई बातचीत होगी या नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीओके के मामले पर बात होगी। इस सख्त मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पर नजर आया है और उसका आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुसलसल उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे थे उससे एक तरह का यू टर्न भी है। और भारत की तरफ से पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के मामले पर सख्त मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ हसास मामलात पर बातचीत की तजवीज़ पेश की है और ये भी कहा है कि इसके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक दोनों के दरमियान अगर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, बातचीत हो, तो इसके लिए अहम और गैर जानिबदार मकाम है और इसके लिए सऊदी अरब बेहतरीन मकाम करार दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा बयान कि भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू यानी गैर जानिबदार मुल्क जो सऊदी अरब है, दोनों मुल्कों के लिए यानी भारत के लिए भी सऊदी अरब गैर एक न्यूट्रल मुल्क है और हमारे लिए भी, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर बातचीत हो। ये मानना है जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कल मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए हैं, हार का जश्न जिसे आप कहते हैं एक तरफ से, उस जश्न के बीच में ये बात जो है वो सामने रखी गई है। याद रखिएगा इससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रोबियो का भी एक बयान सामने आया था जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच में बराह रास्त मुज़ाकरात हो, इस पर उन्होंने वकालत की थी और ये भी उन्होंने कहा था कि तीसरे मुल्क के अंदर ये मुज़ाकरात जी हो सकते हैं। और उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ ने कल अपने एक और दरवाज़ा खोल दिया और ये प्रपोज किया कि सऊदी अरब के अंदर पोटेंशियल है, न्यूट्रल वेन्यू है, वहाँ पर हम डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और डीएस्केलेशन जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस डीएस्केलेशन को हम आगे ले सकते हैं, शहबाज शरीफ का मानना है। लेकिन याद रखिएगा वजारत खारजा ने और वज़ीर खारजा ने और वज़ीर आज़म ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत कैसे होगी। शराइत पाकिस्तान बहुत पहले लगाता था कि जनाब हुर्रियत वाले हो तब बात होगी, ऐसे हो तो बात होगी। अब की बार भारत सरकार की तरफ से भी शराइत कर दिए गए, यानी पेशगी शर्त ये है कि बातचीत तो हम करेंगे लेकिन बातचीत होगी पीओके पर, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर, ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पर। अगर उस पर बातचीत करनी है तो भारतीय हुकूमत बिल्कुल तैयार है। अब देखना होगा कि ये जो एक नया राउंड आया है और नए सिरे से मजबूती के साथ वजारत खारजा, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने बात रखी है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रोबियो का भी बयान याद रखिएगा और उसी बयान को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर गुफ्तगू के लिए हम तैयार हैं और ये मुज़ाकरात अगर होने हैं तो सऊदी अरब की सरजमीन पर हो जो दोनों के लिए मुकद्दस है, मोहतरम है, वहाँ पर हम ये बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। शहबाज शरीफ का ये नया बयान न सिर्फ गल्फ के अंदर पूरी तरह से आज बड़ी खबर के तौर पर छपा है, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबारों ने भी इसकी बड़ी शेरसुर्खी बनाते हुए ये लिखा है कि अंडर द प्रेशर पीएम पाकिस्तान ने अब ये एंडोर्स किया कि बातचीत के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। न्यूक्लियर पावर दोनों है, ये भी ध्यान में रखिएगा और तसादुम आराई अगर हुई तो पूरे बड़े सगीर के अंदर तबाही मच सकती है। ये जो बात है ये हम नहीं बता रहे हैं बल्कि ये तजिया निगारों का मानना है, उन लोगों का मानना है जो जंग को काफ़ी नज़दीकी के साथ देखते हैं। एक तरफ से ये बात, बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा वज़ीर खारजा की भी करते हैं। पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि
जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे। जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से। वज़ारत खारजा की बात आप सुन रहे थे कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बात पीओके पर होगी, न कि दीगर मामलात पर। और वो फिर जो भारतीय हुकूमत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से दी गई है उन इंतहा पसंद और मतलूब तरीन मिलिटेंट्स की, उन्हें कब सौंपा जाएगा, उन इंतहा पसंदों को कब वापस किया जाएगा, इस ज़िम्मन में हुकूमत की तरफ से अपनी बात जो है वो क्लियर कर दी गई। ये तो बात थी दिल्ली के अंदर, लेकिन बैरून मुल्क दौरे पर वफ्द भी है और उस वफ्द के अंदर वज़ीर ख़ारजा भी। और कल बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कई अहम बातें बताई है और डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान पर एक बार फिर पलटवार वज़ीर ख़ारजा की तरफ से किया गया और कहा, साफ कर दिया गया कि मुज़ाकरात या जंगबंदी जो हुई है, ये जंगबंदी सिर्फ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुई है। डीजीएमओ लेवल पर जो गुफ्तगू हुई है, जिसका आगाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, उसको देखते हुए जंगबंदी को आगे बढ़ाया गया है। और ये सीज फायर, ये बराह रास्त मुज़ाकरात का नतीजा, यानी डायरेक्ट टॉक्स के जरिए से ही ये सीज फायर मुमकिन हुआ है। ये वज़ीर ख़ारजा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर का बयान है। डॉक्टर जयशंकर साहब ये भी बता रहे हैं कि जो अमरीकी सल कह रहे हैं कि उन्होंने मुदाखलत की है, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। कहीं पर भी तीसरे फरीक की मुदाखलत नहीं हुई है। ज़रूर कुछ टेलीफोन कॉल्स आई थी, लेकिन जो मुज़ाकरात आगे बढ़ी वो तब बढ़ी जब डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में बात होने के बाद ही ये फैसला लिया गया कि फिलहाल सिसेशन होगा। यानी फिर वो लफ्ज़ दोहराया जो इससे पहले 3 हफ्ते उन्होंने दोहराया था कि जनाब सीज फायर नहीं बल्कि सेसेशन हमने किया है। यानी हमने सीज फायर मतलब अलग है, सेशन का पूरा अंग्रेजी मतलब ही अलग है। तो जब आप डिप्लोमेटिक लाइंस को देखेंगे तो इसका एक बड़ा माने है। डॉक्टर जयशंकर का मानना था कि जब वो कल डच के अंदर डच ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये साफ कर दी कि किस तरीके से जर्मनी और दीगर मुल्क भारत के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। जिस तरीके से इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ हमने स्पेसिफिक ऑपरेशन किया और ये ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान को बताया कि देखिए हमने आपकी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया, बल्कि हमने टेरर कैंप्स को टारगेट किया। इसलिए आप कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे और अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो माकूल और मुनासिब कार्रवाई होगी। उन्होंने रिटेलिएट किया, हमने वापस कार्रवाई की, जिसकी वजह से जंगी सूरत हाल बनी है। ताहम डीजीएमओ लेवल पर बराह रास्त बातचीत हुई है, जिसके बाद सेशन हुआ है एज पर डॉक्टर जयशंकर। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. The cessation of firing and military action. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बैरून मुल्क में इस वक्त हैं और उन तमाम वफूद की जानिब से भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को ब्रीफ किया जा रहा है। कुल मिलाकर वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक 33 ममालिक के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50 से ज़्यादा सियासतदान मुख्तलिफ तंजीमों से जिनकी वाबस्तगी है 7 डेलीगेशंस हैं, उनकी तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है। ये तो एक खबर आपके सामने, इसी पर भारत सरकार का नुक्ता नज़र क्या है और सीज़ फायर कैसे हुआ है, क्या इसकी शराइत थी, वो पहले से तय की गई थी, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इसकी तस्दीक की गई। लेकिन इन सब के बीच में गैर मुल्की तलबा के खिलाफ अमेरिका के अंदर एक क्रैकडाउन जो 2 माह कबल शुरू हुआ था वो और आगे बढ़ा है और एक बड़ा इदारा दुनिया भर के अंदर मकबूल यूनिवर्सिटीज़ में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से भी एक ऑफिशियली हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो गैर मुल्की तलबा को कुछ जो स्कॉलरशिप पर जाते थे, बगैर स्कॉलरशिप के भी जो दाखिला लेकर तालीमी सरगर्मियां जारी रखते थे, उस पर फिलहाल नए ऑर्डर्स के मुताबिक इदारे की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है और हार्वर्ड स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को ख़त्म करने का हुक्मनामा भी इस सिलसिले में जारी किया गया है।
सलामती सूरत हाल और दीगर मामलात का हवाला देते हुए भी ये ऑर्डर्स जारी हुए। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब सहूनी ताकतों के खिलाफ तलबा का एहतजाज मुतअद्दिद मकामात पर हुआ। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फौज को कार्रवाई करनी पड़ी और इस कार्रवाई के बीच में इतला और ख़बर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने रात देर गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया है और जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया ने साफ कर दिया है कि जितने भी गैर मुल्की तलबा को आप दाखिला देते हैं उन तमाम दाखिलों को कलदम करार दिया जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, गैर कानूनी करार दिया जाए और उन्हें वापस जाने के लिए भी कहा जाए। एक तरफ से ये कहा गया है। होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर टर्मिनेशन ऑफ हार्वर्ड स्टूडेंट्स वीज़ा प्रोग्राम का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ऑर्डर आपके टीवी चैनल पर है और ये साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर लोगों के जहनियत वाले लोग वहाँ पर हैं और जिस तरीके से वो मुसलसल वहाँ पर आकर बात करते हैं और ये दरअसल अब सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है और यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया ने इस फैसले को ले लिया। याद रखिएगा कि सन 2022 में तकरीबन सबसे ज़्यादा तलबा चाइना के थे, 1016 बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। उसके बाद कनाडा के थे, इंडिया के थे, साउथ कोरियन थे, ब्रिटेन थे, जर्मनी थे, ऑस्ट्रेलियन थे, सिंगापुर और जापानी लोग इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 7000 के करीब बच्चे इस वक्त भी भारत के मुख्तलिफ शहरों के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है। हार्वर्ड के मुख्तलिफ कोर्सों के अंदर वो अपना दाखिला ले चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंतजामिया ने रात देर गए जो बड़ा फैसला लिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की तलबा के तालीमी प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दिया, यानी उन्हें अब वापस आना होगा, तालीम को अधूरा छोड़ना होगा। अब देखना होगा कि एक तरफ से ट्रंप का हुक्मनामा तो आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी और आपको बिल्कुल इस बारे में इत्तला भी देते रहेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा भारत और बांग्लादेश की भी करते हैं, जहाँ आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों वज़ारत दाखिला ने तमाम पाकिस्तानी और गैर रियासती बाशिंदे जितने भी हैं, यानी इंटरनेशनल लोग जो यहाँ पर है, गैर मुल्की है, चाहे वो म्यांमारी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उन्हें वापस भेजने के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया था और ये भी साफ कर दिया था वजारत खारजा ने कि 30 दिन के अंदर अंदर तमाम रियासतें जो है वो कमरबंद हो जाएं और वो डिटेल्स तमाम सामने रखे। इस बीच खबर ये है कि भारत और बांग्लादेश का तिजारत भी हिचकोले खाना शुरू हो गया है और भारत ने कल तकरीबन 2300 इलीगल बांग्लादेशियों को वापस भेजने के हवाले से भी अपनी बात सामने रखी है और ये साफ कर दिया है कि जितने भी लोग गैर मुल्की बांग्लादेशी यहाँ पर हैं उन्हें वापस भेजा जाए। 2300 इलीगल माइग्रेंट्स जो मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उन्हें वापस भेजा जाए और बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा के तर्जुमान ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया कि उन्होंने ये मामला पहले ही वजारत बांग्लादेश के साथ उठाया है और जो वजारत खारजा बांग्लादेश है उन्हें कह दिया गया है कि वो अपने लोगों की निशानदेही करें, उन्हें यहाँ से डिपोर्ट करें और वापस अपने शहर ले जाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई मजीद सख्त कर दी जाएगी। फॉरेनर जितने भी भारत के अंदर स्टे कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, म्यांमारी है, दीगर लोग हैं, उनको वापस भेजने के हवाले से प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और इसी महीने के आखिर तक बड़ी खबर भी जो है वो सामने आएगी कि कुल मिलाकर कितने गैर मुल्की इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भारत कोई आश्रम नहीं है जहां पर कोई भी आकर रह सकता है। लेकिन कल वजारत खारजा ने 2300 का फिगर खुद कोट करते हुए कहा कि मामला बांग्लादेश के साथ उठाया गया है। Illegal immigration. See, people who are staying in India illegally or foreigners who are staying in India illegally, whether they happen to be Bangladeshi national or any other national. जो है वो इशारा वजारत खारजा की जानिब से किया गया है। Regarding illegal immigration, see, people who are staying in India illegally or foreigners who are staying in India illegally, whether they happen to be Bangladeshi national or any other national, they will be dealt as per law. We have a large number of Bangladesh nationals here who are required to be deported. We have asked Bangladeshi side to verify their nationality. We have a pending list of 2,360, upwards of 2,360 cases of people who are required to be deported. Many of them have actually completed their jail sentences also, and in many cases the nationality verification is required to be done, is pending since 2020. So it's almost 5 years have gone by. So we would
बहुत जल्द वो अपना काम करेंगे। बात जब बांग्लादेश की हो रही है तो जरा तिजारत की भी बात करते हैं, जहां भारत ने गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश के साथ इनलैंड तिजारत पर पाबंदियां आयद कर दी थी और यह साफ कर दिया था कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है और उस बीच फैसला लिया गया था। वहीं पर इत्तला और खबर यह है कि भारत बांग्लादेश टाइज जो हैं, जो रिश्ते हैं, वो मजीद हिचको ले खाना शुरू हो गए हैं और लोएस्ट लेवल पर चले जा रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से तकरीबन 180 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया है, डील को कैंसिल कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि ये कर्ब्स तब लगाई गई है जब भारत की तरफ से भी तकरीबन 770 मिलियन इंपोर्ट जो GTRI होना था उस पर पाबंदी आयद कर दी। हर सतह पर ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं और आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान की ज़बरदस्त कशीदगी के दरमियान बांग्लादेश की तरफ से भी साबिक फौजी अफसरान की जानिब से, सियासतदानों की तरफ से कुछ बयानात आए थे। इस दौरान भी नाराज़गी बढ़ी थी और ऐसे में उन बयानात के बाद बात यहाँ तक पहुँच गई कि तिजारत या तिजारती ताल्लुकात एक दूसरे के साथ ख़त्म करने का भी फैसला हतमी तौर आइंदा दिनों में हो सकता है, जो अब तक की सूरत हाल है। पिछले दिनों जो इम्पोर्ट्स की या बांग्लादेश से दरामदात पर पाबंदी लगी, समुद्री रास्ते से जो होने वाली डील्स थी, तिजारत थी, उस पर 50% के आसपास काम बंद होते हुए, मुतासिर होते हुए हमने देखा और कई बड़ी तंजीमें बांग्लादेश के अंदर फिर हुकूमत के खिलाफ वहां पर एहतजाज भी कर रही हैं कि इस फैसले पर भारत के साथ आप मैटर टेकअप करें। ये तो एक बात है जिसका आप जाहिर सी बात है आइंदा दिनों में आपके पॉलिटिकल इंपरकशंस भी डिफरेंट एरियाज के अंदर देखेंगे, खासतौर से बांग्लादेश में। लेकिन मोहम्मद यूनुस के हवाले से भी खबर, जो आप सबको याद होगा कि शेख हसीना वाजिदा के बांग्लादेश से निकलने के बाद पिछले साल से इक़्तिदार में है, फौज की मदद से इस वक्त काम कर रहे हैं, एक बड़ी तलबा की तंजीम के ताउन से पूरा मुल्क चला रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में बांग्लादेश के अंदर एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है और जहां पर एक तरफ फौज इस साल के आखिर तक आम इंतखाबात कराने की तरफ बढ़ रही है या कराने की कोशिशें कर रही हैं, तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी इक़्तिदार छोड़ने की या कुर्सी छोड़ने की धमकियां या फिर इस तरह के इशारे इत्तलात और खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि तमाम जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर यूनुस का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। एक तरफ से ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ से बांग्लादेशी जर्नल्स भी बगावत पर आ चुके हैं और वो यूनुस को नहीं ऑफिस में देखना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी बात है और यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों जब आर्मी चीफ की तरफ से वक़ारुज़्ज़मा की तरफ से यूनुस के साथ मुलाकात की गई थी तो सदर यूनुस को उन्होंने साफ कर दिया कि दिसंबर के आखिर तक किसी भी कीमत पर चुनाव होने चाहिए। ताहम यूनुस का मानना है कि चुनाव तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक तमाम इस्लाहात नहीं हो पाए और फौज दरअसल अपने मनपसंद लोगों को वहां पर लाना चाहती है और यूनुस इसके लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इतलात और खबरें ये आ रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो कायम मुकाम केयर टेकर इस वक्त है वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो थी बात जनाब बांग्लादेश की। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि DGISPR ने कौन सी लाइन अडॉप्ट की है। अब DGISPR मतलब पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है आर्मी के, उन्होंने कौन सी लाइन टो की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों बयान आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर की खबरों में आपको बताएंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे हैं, तो किस तरीके की सरगर्मियां। श्रीनगर के अंदर इंडिगो जहाज पर जो हादसा आया था, इसमें एक और पहल हुआ है, वो पहल है क्या, वो बताएंगे आपको। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि रात देर गए क्राइम ब्रांच और दीगर इदारों की कार्रवाइयां भी हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो खबर जम्मू कश्मीर की भी और पाकिस्तान की भी आपके साथ।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए हैं। बात अब जरा उस मामले की 23 अप्रैल 2025 के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर CCS का इजलास हुआ, 5 बड़े फैसले हुए। उन बड़े फैसलों में एक नुक्ता यह भी था कि पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंध तास आबी मुआहिदा मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन जैसे ये फैसला हुआ, पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक और सख्त रद्द-ए-अमल आया और इन सब के बीच में एक शॉर्ट टर्म जंग ही सही या जंगी सूरत हाल के बाद सिंध तास आबी मुआहिदा जो अभी भी जिसकी मुअत्तली बरकरार है, कल भी भारत सरकार ने साफ कर दिया पाकिस्तान से जहां जबरदस्त दबाव हुकूमत पर है, एस्टैब्लिशमेंट पर है, अब एक बार फिर से तशद्दुद भड़काने जैसे बयानात सामने आना शुरू हुए। और एक तरफ हाफिज सईद का पुराना बयान जिन्होंने इसी लाइन को टच किया था और उसी तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान के मौजूदा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से दिया गया। ये वही शख्स हैं जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पाकिस्तान की तरफ से होने वाली कार्रवाइयों के मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें उसी लाइन को टच किया गया जहां 2 या 2.5 हफ्ते कबल बिलावल भुट्टो ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। पानी नहीं दिया तो खून बहेगा, हम जी नसें चौक कर देंगे। बिलावल जरदारी भुट्टो से लेकर आप हाफिज सईद तक आइए और हाफिज सईद से आर्मी जनरल तक आइए, जो सीधे सीधे वायलेंस को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तशद्दुद किस तरीके से होगा बरसगीर के अंदर, उस पर उकसाने की कोशिश हो रही है। और बयान इशफाक कब आया है? ये तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर कल होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की हैं। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ही ये बात, तो उसके बाद ये बात कही गई। जरा पहले सुन लेते हैं जी हाफिज सईद और दोनों का जरा प्ले कीजिएगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून हाफिज सईद लश्कर और ISPR लश्कर का दोनों लश्करी बयान आपके सामने हमने रख दिए, तो अब आप समझ सकते हैं कि दबाव इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कितना है और पाकिस्तान किन सूरत हाल से इस वक्त निपट रहा। बढ़ते हैं जी फटाफट से आगे। जरा एक और पड़ोसी मुल्क ईरान की भी आपको बात बताते चले, क्योंकि ईरान ने कमर कस ली है और ये कमर तब कस ली है जब सोनी ताकतों की तरफ से एक बार फिर वो मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाने की कोशिश की गई। यानी ईरान के जौहरी मामलात पर जब इसराइल की तरफ से बयान दिया गया तो इसराइल के तरफ इसराइल का बयान आने के फौरन बाद ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ईरान ने न सिर्फ इसराइल को कटहरे में खड़ा कर दिया है बल्कि US को यानी अमेरिका को से मुखातिब होते हुए कहा है कि अगर किसी भी तरीके से हमारे असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये माना जाएगा कि अमेरिका की शय पर और अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल ने यह हमला किया है। ईरान की तरफ से US को यह साफ कर दिया गया कि तमाम तर जिम्मेदारियां अमेरिका की है कि इसराइल को इस जारियाना कार्रवाइयों से रोका जाए। अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई तो सूरत हाल इंतहाई अबतर हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा ईरान की तरफ से यह रेस्पॉन्ड दिया गया है तब जब इसराइल ने यह कहा था कि वो जब ये एक रिपोर्ट सामने आई थी, अमेरिकी रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया था कि जौहरी तंसीबात पर जो ईरान के हैं उन पर इसराइल हमला कर सकता है और इस ज़िमन में CIA और दीगर इदारे भी मुतहरिक हो गए थे। लेकिन अमेरिका और इसराइल को जवाब दिया है जी ईरान ने, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है, अब्बास जो फॉरेन मिनिस्टर उनका है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम डीपली डिसएग्री करते हैं। एक तरफ से हमारे साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ से तंसीबात और आम लोगों पर अगर हमले किए गए तो इसका जवाब दिया जाएगा और नक्शे से बहुत चीज़ें हट नहीं सकती हैं। ईरान का सख्त मौक़िफ़ आया है ये बयान आने के बाद। अब बढ़ते हैं जी जनाब जम्मू कश्मीर की ओर, और जम्मू कश्मीर में बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की, यानी मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की, जो इन दिनों सुर्खियों के अंदर और पिछले 24 घंटों के दौरान बराह रास्त वो टकराव में है वजीर आजम के ऑपरेशन सिंदूर प्रोग्राम पर। वो बात तो अपनी जगह, लेकिन खबर ये है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, सरहदी इलाकों का मुआयना करेंगे और सरहदी इलाकों के दौरान उन जंगज़दा इलाकों के अंदर जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इतलात और खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स का विजिट मुकम्मल हुआ है और 24 मई से बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो पुंछ रजौरी का दौरा करेंगे। उनके हमरा रियासती
कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स भी रहेंगे और वो अज खुद मुआयना करेंगे और हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से ये आ रहा है, दूसरी तरफ से खबर ये है कि कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारतीय जनता पार्टी और ऑपरेशन सिंदूर को मिलाते हुए जहां पोस्टर कैंपेन शुरू किया है, वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो गए हैं, वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही, कि इसके आड़ में क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर बैक टू बैक कई सवाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से भी उठाए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर कि 24 तारीख को 24 मई को राहुल गांधी जो है वो पुंछ राजौरी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर उनके हमरा होंगे और ये दौरा इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से आ रहे हैं और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मजीद लीडर्स जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और ये तबाहशुदा इलाका जो पुंछ राजौरी है, फिर उड़ी का करना के केरन टंगडार वाले इलाके हैं, वहां का मुआयना। ये तस्वीरें कल की है जहां पर जो ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन था वो आया था और अब जाकर खबर यह है कि 24 तारीख को राहुल गांधी भी पुंछ राजौरी आ रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की क़यादत उनके हमरा रहेंगी। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इतलात और खबर यह है कि 24 मई को लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी जम्मू के दौरे पर हैं और जम्मू दौरा सिर्फ पुंछ राजौरी के आसपास के इलाके का है, जहां पर इन इलाकों का वो मुआयना करेंगे और मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत और इजहार यकजहती भी करेंगे। क्या डेट फाइनल हो गई है और सिर्फ राहुल आ रहे हैं या खबर यह भी है कि कुछ 2-4 लीडर्स और भी हैं? क्या है पूरी डिटेल सर आपके पास? देखिए, हमारे पास अभी इतना है, लीडर ऑपोजिशन जो है वो कल पुंछ आएंगे और पुंछ में ही वो जो सबसे ज्यादा तबाही जो है पुंछ जिले में हुई, यहाँ ज्यादा लोगों के शहीद हुए और कल वो 2.5-3 घंटे पुंछ जिले में रहेंगे और पुंछ के आसपास जो भी लोग उस पर शेलिंग से हिट हैं उन परिवारों से मिलेंगे। इतना ही कार्यक्रम है, उन जगहों 2 जगह पे जाएंगे और खास करके मकसद यही है कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिनके परिवारजन जो है वो शहीद हुए हैं, उनसे मिलने का उनका कार्यक्रम है। अभी तक की इतला के मुताबिक तो ये बताइएगा, क्या सिर्फ राहुल गांधी साहब आ रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन या कांग्रेस के कुछ और लीडर्स भी हैं? क्योंकि नाम कुछ और भी आ रहे थे कि शायद वो उनके साथ रहेंगे। नहीं, वो अभी हमारे पास कार्यक्रम फाइनल अभी आज होगा, लेकिन इतना है कि राहुल गांधी जी लीडर अपोजिशन जो है वो जरूर आएंगे और कल वो करीब 11 बजे के करीब पहुंचने का कार्यक्रम है उनका और उन अफेक्टेड फैमिली से मिलने का ही कार्यक्रम है। वो जहाँ वहाँ का जायजा लेंगे। सर ये दौरा सिर्फ पुंछ का होगा, राजौरी भी है या किसी और इलाके में भी जाना है या पुंछ सिटी तक ही महदूद है दौरा? नहीं, अभी तक इतलात के मुताबिक सिर्फ पुंछ का ही, क्योंकि सबसे ज्यादा शहीद जो है वो पुंछ में हुए हैं, तो तबाही भी हुई है और इसलिए वहाँ आएंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक वो पुंछ में है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा, तर्जुमान कांग्रेस कमेटी हमारे साथ इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि कल पुंछ के दौरे पर राहुल परिवार के सदस्य को खोया है, जो घायल हैं, इनके दुख दर्द बांटने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ की जनता आपके साथ खड़े हैं, इंडिया के लोग आपके साथ खड़े हैं और जो भी कदम जम्मू एंड कश्मीर सरकार उठाएंगे आपके लिए, आपकी मदद के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके रिहैबिलिटेशन के लिए, हम इसका समर्थन करेंगे और हम अपनी तरफ से भी कुछ अगर हो सके हम अपनी तरफ से भी कुछ हेल्प ऑफ़र करेंगे। कुछ अगर हम कर सकें, कुछ स्कूल या अस्पताल में हम कुछ अगर कर सकें। और हम यहाँ देखने के लिए आए हैं कि अमरजीत सिंह, उर्वा फातिमा, जैन अली, ये राजवंश, ये जो मासूम जाने गई हैं,
इनके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक परमानेंट सोल्यूशन यहाँ हो सकता है कि बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित बनाया जाए। हम ये भी पूछेंगे कि इनको इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम खबर की करते हैं। जरा बात करते हैं उस हादसे की जिसमें 230 से ज़्यादा 220 के करीब जो सवार थे वो मौजज़ाती तौर पर बचे, यानी इंडिगो की उस जहाज़ की जो श्रीनगर के अंदर लैंड किया गया और लैंडिंग तब हुई जब इंतहाई संगीन सूरत हाल बनी हुई थी। अब डीजीसीए की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन बाज़ाब्ता तौर पर इंडिगो के जहाज़ को किस तरीके से हादसा पेश आया और जिस तरीके से उन्होंने तमाम यात्रियों को बहिफाजत ग्राउंड पर उतारा और जहाज़ को बहिफाजत ग्राउंड किया, इस तमाम मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। इंडिगो जहाज़ जो श्रीनगर के अंदर था, जिसका आगे वाला हिस्सा टर्बुलेंस की वजह से टूटा था और जहाज के अंदर तकरीबन 220 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें ये टीम भी थी जो टीएमसी की टीम अभी आप देख रहे थे, ये भी उस जहाज़ के अंदर थी, लेकिन मौजज़ाती तौर पर वो बचे हैं। अगरचे पाकिस्तान ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था, इमरजेंसी के तौर पर पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज़ करने की बात कही गई थी, पाकिस्तान ने मना किया था, ये भी खबर आ रही है। लेकिन डीजीसीए फ़िलहाल इंक्वायरी करेगा जी, और ये इंक्वायरी होगी दिल्ली श्रीनगर फ़्लाइट को लेकर कि जो टर्बुलेंस की वजह से ख़राब हुई थी और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग श्रीनगर के अंदर की थी। ये वो तस्वीरें हैं जब इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई पायलट की तरफ से और उसके फ़ौरन बाद पायलट ने किस तरीके से अपना पूरा जो कंट्रोल है इस जहाज़ पर रखा और किसी भी तरीके से इसको नहीं जानेंगे। देखिएगा आगे वाला हिस्सा टूटा था टर्बुलेंस की वजह से, उसके बाद एयर स्पेस पाकिस्तान की यूज़ करनी थी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बहिफाजत जहाज़ को नीचे उतारा गया। 230 से ज़्यादा यात्री बचे हैं, क्रू मेंबर सारे बचे हैं, लेकिन डीजीसीए ने इंडिगो के इन तमाम मामलात पर अब इंक्वायरी भी करनी है कि आखिर टर्बुलेंस की वजह से कैसे ये टूटा। इससे ज़्यादा भी टर्बुलेंस पूरी दुनिया के अंदर होती है, जहाज़ इस तरीके से नहीं टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर अब इंक्वायरी होंगी और ये इंक्वायरी देखने लायक होगी कि आगे होगा क्या। चलिए, ये तो जहाज़ के हवाले से बात थी, लेकिन बात ज़रा उस मंसूबे की भी करते हैं जिसने एक पूरे खित्ते को, एक कसीर आबादी को राहत पहुँचानी थी, लेकिन इंतज़ार तवील होता जा रहा। हम उस रेल मंसूबे की बात कर रहे हैं जिसका इफ्तिताह अप्रैल की शुरुआत में होना था, फिर अप्रैल के वस्त तक बात आई, फिर पहलगाम हुआ और फिर जाकर पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ये इंतज़ार किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर शायद जम्मू कश्मीर आए या दिल्ली से ही रेल मंसूबे का ये जो इफ्तिताह करना था वो कर दें। जो एक बड़ा मंसूबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक था, ये जो एक ख्वाब था कि मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बहुत जल्द या इन्हीं 2 महीनों में अप्रैल और मई के वस्त तक वादी कश्मीर के लोग या पूरा कश्मीर खित्ता बाकी हिस्सों के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन जो हालात रहे, एक तो उसने मुतासिर किया, मगर उससे थोड़ा सा पीछे भी आप चले जाएंगे तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए सियासी तौर पर जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। इन सब के बीच में कामयाब ट्रायल रन होने के बावजूद भी एक नहीं दर्जनों मरतबा कामयाब ट्रायल रन हुए, अलग अलग जगहों पर रेल चलाई गई। 75 से 80 किलोमीटर और 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी ट्रेन दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर चलाने का फैसला हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे पिछले दिनों एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब भारत पाकिस्तान की ज़बरदस्त कशीदगी देखने को मिली या सरहद के आर पार शदीद बमबारी हो रही थी। रेल के जरिए 800 फौजी एहलकारों को हंगामी बुनियादों पर, जिनकी बीच में ही छुट्टियां मनसूख करनी पड़ी, वापस वादी कश्मीर पहुंचाया गया और श्रीनगर दिल्ली से जम्मू से फिर कटरा से दूसरी ट्रेन के जरिए उनको श्रीनगर ले जाया गया। लेकिन एक बुनियादी सवाल इशफाक के पूछा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से काम लिया जाता रहा तो शायद दौरानी यात्रा भी मुश्किलात पेश खुद इंतजामिया को आ सकती है, जो एक राहत के तौर पर रेल मंसूबा काम कर सकता था। लेकिन ये जो मौजूदा इवेंट्स हैं इसने उस इंतजार को मजीद तवील कर दिया है। देखिए बिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रेल का इनाग्रेशन हो और पास में कहीं ये डेट आए, मुझे ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगरचे इमरजेंसी तौर पर कटरा से रेल सर्विस को चलाया गया था, उन यात्रियों को बहिफाजत बाहर निकाला गया था जब फ़िज़ाई हदूद बंद किए गए थे। यही वजह कि जब आपकी फ़िज़ाई परवाज़ें बंद होती है तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं कि ज़मीन वाला रास्ता कौन सा है, या तो बाई रोड आप आएँ या बाई ट्रेन आए। और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ट्रेन के ज़रिए से सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन
अभी तक न तो वज़ीर आज़म के दफ्तर से कोई नया डेट आया है, न वज़ीर दाखिला की तरफ से कोई बयान दिया गया है और ना ही वज़ीर आला की तरफ से कोई बात इस पूरे मामले पर कही गई है। जहां लोग लगातार ये कह रहे थे कि जनाब ट्रेन तो अब ट्रैक पूरा बिछ गया है, ऑफिशियल इनाग्रेशन के लिए अभी तक 2-3 बार डेट्स भी डिले हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल कब ये ट्रेन चलेगी, कब ये कश्मीर पहुंचेगी, कब ये साउथ कश्मीर जाएगी, नॉर्थ कश्मीर जाएगी, इसका अभी भी सबको इंतज़ार है, क्योंकि ना तो दिल्ली से और ना ही नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अभी तक कोई बड़ी बात सामने रखी गई है। ये तो थी बात जनाब रेल की डिपार्टमेंट की, रेल महकमे की, लेकिन ज़रा इंतज़ामिया की एक और बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करते हैं और बात करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा की। तैयारियां मुसलसल चल रही हैं और श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां वॉर फुटिंग बेसिस पर शुरू हो गई है। सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ग्राउंड एसेस भी किया जा रहा है और बहुत जल्द ट्रैक तक दोनों रास्ते जो हैं वो तैयार भी किए जाएंगे। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। याद रखिएगा, जुलाई की 3 तारीख से अमरनाथ जी यात्रा का आगाज़ होना है बालतल गांदरबल से, जो सेंट्रल कश्मीर का इलाका है, चंदनवारी अनंतनाग जो साउथ कश्मीर का इलाका है, वहाँ से ये यात्रा चलनी है और दोनों ट्रैक्स पर सिक्योरिटी का अमला बिछेगा। इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो वो की जा रही है। अब तक तकरीबन 4 लाख के करीब यात्री जो हैं उन्होंने अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये तमाम 4 लाख के यात्री जो हैं अब की बार शिवलिंगम को दर्शन के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर आएंगे। और जब वो जम्मू कश्मीर आएंगे तो याद रखिएगा अब की बार भी सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक बना दिया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई है और तकरीबन 20,000 के करीब सिक्योरिटी अफराद को मामूर किया जाएगा सालाना यात्रा के आसान तरीके पर, जिनमें आर्मी भी है, ITBP है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराए जाएं। इन दोनों रास्तों से, चाहे वो बालतल गांदरबल का रास्ता हो जो सेंट्रल कश्मीर से जाता है या चंदनवारी अनंतनाग का रास्ता हो जो साउथ कश्मीर से होते हुए जा रहा है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारों का मानना है कि रवां साल यानी इस साल के दौरान जो यात्रा होनी है ये आसान तरीके से कराई जाए। इस ज़िम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। श्राइन बोर्ड के अफसरान ज़िला इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है। सूबाई इंतज़ामिया लगातार डायरेक्टर जनरल पुलिस की हिदायत पर काम भी कर रही है और ट्रैकों पर यानी दोनों तरफ के ट्रैकों पर इजाफी दस्तों की तैनाती आने वाले दिनों में कराई जाएगी। 3 जुलाई से कबल तमाम ट्रैक पर रास्ते होंगे, सिक्योरिटी के दस्ते होंगे, उसके बाद लंगर भी लगाए जाएंगे उसी तरीके से रिवायती तौर पर जिस तरीके से इससे पहले कराया जाता। अब ये यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत को अगर दोबारा से परवान चढ़ाना है तो ये 3 से 4 लाख यात्री जो यात्रा पर आएंगे ये ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर काम करेंगे। यही वजह है कि सूबाई इंतज़ामिया, रियासती इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो दोनों तरफ हैं, साउथ और नॉर्थ के जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अब की बार इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से ये यात्रा हो और किसी तरीके की कोई शिकायत न हो। अब तक 4 लाख के करीब यात्रियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है। 3 जुलाई से यात्रा का आगाज़ होगा, यानी माह मई के आखिरी पड़ाव पर हम चल रहे हैं। इसके फौरन बाद अब आपको यात्रा दिखेगी और नुनवन बेस कैंप से लेकर दीगर मकामात पर यात्री कैंप्स को लगाना, दीगर चीज़ों को लगाने के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले से, जहां पर त्राल कस्बे के इलाके के अंदर वसी मुहासरा इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया है और तलाशी कार्रवाइयां इस वक्त की जा रही हैं। शेराबाद और मुलक्का इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इलाके के जोड़ने वाले तमाम रास्ते, जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे, वो इस वक्त हमारे नुमाइंदे के मुताबिक बंद कर दिए गए। एक वसी मुहासरा किया गया पूरे इलाके का। शेराबाद और आसपास के इलाकों पर पूरी नजर इस वक्त है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज, ये तस्वीरें आपके सामने, अंदरूनी या जो दाखिली रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर बंद है और इससे जाहिर हो रहा है कि शेराबाद त्राल के इन इलाकों के अंदर तब अफराद की नकलो हमल या कुछ मुसद्दिका इतलात ज़रूर सिक्योरिटी या खुफिया इदारों के पास होंगी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जहां थोड़ी देर पहले मामूल के मुताबिक नकलो अमल चल रही थी, इस इलाके के अंदर इस वक्त CRPF का और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का पैरा लगा हुआ है।
मजीद तफसीलात का इंतजार इसमें रहेगा, लेकिन अभी जो इनिशियल डिटेल्स हैं कि किसी को भी दाएं और बाएं नकलो हमल की कतई इजाज़त नहीं दी जा रही, और अगर कोई इस इलाके में जो इम्पोर्टेंट राब्ता सड़क है वहाँ कोई गाड़ी थी भी तो उसको तरजीह बुनियादों पर निकाला जा रहा है। शेख कौसर त्राल से हमारे साथ हैं। कौसर, क्या मजीद तफसीलात हैं? ऑपरेशन शुरू करने से पहले क्या किसी तरह की कुछ मुसद्दिका इतलात थी फोर्सेस के बाद? पहले ये भी बताइए, डेफर्ड विजुअल्स है जी, ये ऑपरेशन चल रहा है तो ये बड़े डेफर्ड विजुअल्स हैं और ये लाइव विजुअल्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बड़ा क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कौसर, अपनी बात आवाज आ रही है? जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, कैरी ऑन करें जी। क्या कुछ सूरत हाल है? कौन सा इलाका है जिसे कॉर्डन किया गया है और क्या इत्तला सिक्योरिटी दस्तों को है जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है? जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि शेराबाद पुलिस जो त्राल का इलाका है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली है कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो रात देर से ही वहां पे पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया और अभी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो रोड है ये त्राल से अवंतीपोरा श्रीनगर जाता है, यहाँ पे पूरी तरह त्राल में इसको ब्लॉक कर दिया गया है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि घर घर वहां पे तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पे चालू है। फिलहाल किसी को ना आने की इजाजत मिल रही है, ना बाहर निकलने की इजाजत मिल रही है। जो से अवंतीपोरा की तरफ जो रोड जाता है या अवंतीपोरा से जो त्रालपू कंप्लीटली बंद है, यहाँ पे भी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे। जी गवर। अच्छा, ये बताइएगा कौसर, क्या हम ये माने कि मुसद्दिका इत्तला है, मिलिटेंटों की मौजूदगी की कोई इत्तला है जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? जी बिल्कुल गवर, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जराए से हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पे फायरर्स मौजूद अंदर है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है। तो लेकिन जो ये रास्ते चाहे बुली से लेके चाहे त्राल से लेके अवंतीपोरा की तरफ या अवंतीपोरा से त्राल की तरफ, दोनों तरफ ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं डाड़सरा की तरफ। तो ऐसे इससे साफ जाहिर होता है कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद है। फिलहाल आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरी तरह रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे पूरी तरह ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखे सईद काउंसलर। स्क्रीन पर तस्वीर है 10 मिनट पहले के विजुअल्स, और जो बाएं तरफ है त्राल से बराह रास्त उस इलाके से हमारे साथ नुमाइंदे थे जहां पर एग्जैक्टली ऑपरेशन शुरू किया गया है। थोड़ी देर में मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। मिलिटेंटों के मूवमेंट के बाद ये कंफर्मेशन हो रही कि ऑपरेशन चलाया गया। प्रोग्राम में आखिरी कुछ मिनट से जरा जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी आपको तफसीलात फराहम कर देते हैं। शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली की आंख मचोली जा रही है और बिजली का आना और जाने का सिलसिला, चंद मिनट्स के लिए आना फिर चले जाना, ये कब हो रहा है? जब जम्मू कश्मीर के अंदर शदीद किस्म की गर्मी है, लू है, हीट वेव से पूरा खित्ता गुजर रहा है और जम्मू के अंदर कश्मीर वादी के मुकाबले ज़्यादा परेशानी इस वक्त है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर्स अलग अलग जगहों पर ख़राब हुई हैं और जब ये ट्रांसफार्मर्स, इनकी मुरम्मत का काम, बिजली सप्लाई की बहाली का काम शुरू होता है तो इसमें ताख़ीर की जा रही है, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत सारे इलाकों में मुतासिर हो रही है और कई एक जगहों पर इसलिए भी अथॉरिटीज़ पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर 24 घंटों के अंदर इंतज़ामिया की खुद गाइडलाइंस हैं JPDCL की या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की कि 24 घंटों के अंदर किसी भी शहरी इलाके के अंदर ट्रांसफार्मर और 48 से 72 घंटों में गांव देहात के अंदर ट्रांसफार्मर तब्दील कर दिया जाना चाहिए, इसके बावजूद भी ताखिर हो रही है। शिल्पा शर्मा 800 के करीब ट्रांसफार्मर जो है वो जले हैं। अब ये बताइएगा, विंटर में श्रीनगर के अंदर और गर्मियों में जम्मू के अंदर ये परेशानी रहती है और इस परेशानी से निपटने के लिए स्मार्ट मीटर, नई केबलिंग, नए ट्रांसफार्मर्स लगाने की बात हुई थी, लेकिन शायद अभी तक भी कोई बड़ा फैसला, इसमें बड़ी राहत जो है वो लोगों को नहीं मिले। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, अगरचे वो लगातार
लगातार इस कोशिश में है कि हर सुविधा दी जाए, हर मुमकिन जो है मदद लोग नागरिकों की जाए और बफर जो ट्रांसफार्मर्स है वो रखने की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर जलने, इजाफी लोड आने और लोड शेडिंग की जो खबरें हैं वो मुसलसल पूरे जम्मू प्रोविंस से आ रही है। आपकी कोई बात JPDCL से हुई हो, क्या कुछ उनका मानना है, क्या बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है, या वाकई तौर पर जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी है? देखिए, जम्मू रीजन की अगर मैं बात करूं तो इस समय काफी ज्यादा गर्मी हीट वेव जो है वो देखने को मिल रही है, और वहीं पर बिजली की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कटौती, अनसूचित कटौती जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, JPDCL की बात करें तो जो सबसे पहले जो आंकड़ा सामने आया सोर्सेज के मुताबिक 835 के करीब जो है वो इस माह तक जो है वो ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, और पिछले माह में करीबन 875 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हुए हैं। ये सोर्सेज के मुताबिक जो है वो आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं पर इस अप्रैल यानी कि पिछले माह की बात करें तो अप्रैल में जहां पे ट्रांसफार्मर को होने वाले यानी कि जो नुकसान है वो करीबन 29 बताया जा रहा है, और मई माह में जो है ये आंकड़ा 40 तक बढ़ गया, और 20 मई तक ये आंकड़ा जो सोर्सेज बता रही हैं कि 20 मई में एक ही दिन में जो है वो 60 से भी अधिक ट्रांसफार्मर जो है उन्हें क्षतिग्रस्त हुआ है, यानी कि वो डैमेज हुए। देखिए, अब JPDCL की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया है, JPDCL के चीफ इंजीनियर के द्वारा ये कहा गया है कि इस समय हीट वेव काफी ज्यादा है, लोड भी ट्रांसफार्मर पे काफी ज्यादा पड़ रहा है, और ये पावर कर्टेलमेंट करना बेहद ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इलाके में जितने भी ट्रांसफार्मर है वो जो डैमेज हुए हैं उससे भी ज्यादा जो है वो डैमेज होंगे। अब उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि 8 घंटे के भीतर जो है उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रिप्लेस करने के लिए ट्रांसफार्मर जो है वो मौजूद है, और 8 घंटे के भीतर अर्बन एरियाज में जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। 12 घंटे के भीतर रूरल एरियाज में जहाँ पे डैमेज हुए हैं ट्रांसफार्मर वहां पर जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, और साथ ही साथ जो रिमोट एरियाज है वहां पर 24 घंटे के भीतर जो है वो इन्हें रिप्लेस किया जाएगा जो ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हीट वेव काफी ज्यादा है तो जिसके चलते अनुसूचित पावर कर्टेलमेंट जो है यानी कि जो कटौती है उसे करना बेहद ही जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा, JPDCL के द्वारा ये भी कहा गया है कि 2 से 4 घंटा उन क्षेत्रों में जो है वो पावर कर्टेलमेंट की जा रही है, यानी कि जहां पे ट्रांसमिशन की हानि को लेकर यानी कि उसके आधार पर जो ट्रांसमिशन की हानि है उसके आधार पर जो है 2 से 4 घंटा उन क्षेत्रों में पावर कर्टेलमेंट की जा रही है। उन क्षेत्रों में नहीं की जा रही है जहां पे 15% से कम जो है वो ट्रांसमिशन हानि देखने को मिल रहा है, वहां पर किसी प्रकार की कोई भी पावर कर्टेलमेंट नहीं देखने को मिल। बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि जम्मू में शदीद गर्मी है और गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली भी जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों के अंदर आवाम भी परेशान है। ताहम JPDCL का यही मानना है कि बिजली का माकूल और मुनासिब इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बिजली ना जलाएं और मुनासिब अवकात में मदद भी करे डिपार्टमेंट की, क्योंकि पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा लोड है। चलते हैं जी आखिर पर एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। कीरू पावर प्रोजेक्ट, ये वो पावर प्रोजेक्ट है जिसको लेकर साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का बड़ा बयान आया था, और उस बयान के बाद हंगामा सियासी महाज पर भी था। आनन फानन में CBI इंक्वायरियां भी शुरू हुई, लेकिन पता लगा कि CBI इंक्वायरी के बीच सत्यपाल मलिक को भी नोटिस कल गया है, और साथ साथ 7 दीगर लोगों के खिलाफ भी कल नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। इस बीच जो नोटिस जारी कर दी गई है वो सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी रणबीर पैनल कोड प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत जारी कर दी गई है। और इस बीच ये भी माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जो साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक है वो इस वक्त अलील है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर मौजूद है, और उनकी तरफ से उनके ट्विटर पर, सोशल मीडिया हैंडल पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्वीर भी शाया कर दी गई, जिसमें यह कहा गया कि मैं किसी का कॉल नहीं उठा सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ, दुआ करें। फिलहाल याद रखिएगा 47वीं बोर्ड मीटिंग थी जिसमें CBPPL को रिटेंडर करने की बात हुई थी, और उसी रिटेंडर के दौरान जो सत्यपाल मलिक साहब का बयान था कि जनाब इसमें खुर्द-बुर्द हुआ है, पैसा ऑफर किया गया, पैसा लिया गया, और ये सिर्फ यहाँ तक ही FIR नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों पर ये FIR है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ। इमरान, कीरू पावर प्रोजेक्ट पर सबसे पहले ज़रा FIRs की बात करें, कौन कौन से लोग हैं जो FIR के अंदर नामजद हैं, और सत्यपाल मलिक साहब ने तो कल साफ कर दिया वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर बीमार है, जिसको लेकर बाद में साबिक वज़राए आला की तरफ से भी बयान जारी किया गया। लेकिन कीरू पावर प्रोजेक्ट का मामला टेंडरिंग रिटेंडरिंग के बीच में क्या कुछ है, और ये भी ज़रा बताइएगा, ये जो खबर आ रही है कि मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ इस पूरे मामले में हो सकती है?
जी बिल्कुल, सीबीआई ने साबिक जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक और 7 दीगर अफराद के खिलाफ किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क के ठेके में मुबैना बदउनवानी के इल्जाम में चार्जशीट दाखिल की है। और ये चार्जशीट जम्मू की एक खुसूसी अदालत में पेश की गई है। और चार्जशीट में सत्यपाल मलिक के 2 करीबी साथियों वीरेंद्र राणा और कंवर सिंह के अलावा राणा के साथ दीगर अफराद जैसे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड CVPPL के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर MS बाबू, डायरेक्टर्स अरुण कुमार मिश्रा और MK मित्तल, कंस्ट्रक्शन फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के MD रवीन पटेल और निजी शख्स कमलजीत सिंह दग्गल के नाम शामिल है। और ये केस उस वक्त का है जब जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म नहीं हुई थी और रियासत में गंभीर पैनल कोड और जम्मू कश्मीर इंसदादी बदउनवानी एक्ट नाफिज थे। और इसी दौरान साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की एक वीडियो, एक तस्वीर जो है गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर सामने आई, जो हमने देखी, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर शदीद बीमार हालत में नजर आ रहे हैं। और उनके जाती सेक्रेटरी कंवर सिंह राणा ने बताया कि मलिक नई दिल्ली के राम मुनव्वर लोहिया अस्पताल में दाखिल हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। और राणा ने CBI की कार्रवाई को हरासा करने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि गवर्नर और उनका अमला बदउनवानी के इल्जाम को पहले भी मुस्तरद कर चुका है। और आपको ये याद होगा कि ये केस 2009 में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के ठेके से मुतालिक मुबैना बदउनवानी पर मबनी है। और इल्जाम है कि बोर्ड के फैसले के बरखिलाफ ठेका पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया था। और इस सिलसिले में अभी भी मजीद तहकीकात जारी है और CBI की चार्जशीट जो है अदालत में ज़ेर समाअत है। और ये भी आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने गुज़िश्ता कई सालों से लगातार उनकी जो वीडियो सामने आई मुख्तलिफ मीडिया इदारों से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP सरकार को तनकीद का निशाना भी बनाया। और साथ साथ उन्होंने ये भी मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया था, उन्होंने दावा किया कि उन्हें 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उनमें से एक फाइल एक RSS रहनुमा से मुतालिक थी। इस इल्जाम के बाद ही CBI ने 2 केस दर्ज किए और 14 मकामात पर छापे मारे। और CBI ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हुकाम समेत दीगर को इन केसेस में नामजद किया है। और ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत का तखमीना 4287 करोड़ रुपए है, नक्स काम और या सब स्टैंडर्ड मटेरियल या वर्क जिसे हम कहते हैं, और मकामी जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको मुलाजमत न देने के इल्जाम की जद में इस वक्त ये है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि किरू प्रोजेक्ट के सिविल वर्क पैकेज के लिए ई-टेंडरिंग के रहनुमा उसूल पर भी अमल नहीं किया गया है। तो फिलहाल अभी चार्जशीट जो है वो सत्यपाल मलिक समेत 7 अफराद पर दायर की गई है। बहुत शुक्रिया। इमरान नाइको श्रीनगर से हमारे साथ थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक बड़ा आप कह सकें केस जो दरख्वास्त जब हुकूमत ने की थी 2018-19 के दरमियान 30 अक्टूबर 2019 तक बतौर गवर्नर सत्यपाल मलिक काम करते रहे और उसके बाद गोवा चले गए, फिर मेघालय में 21 में गवर्नर बने। लेकिन जब वो गवर्नर थे उसी वक्त जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने एक दरख्वास्त की थी इस केस में कि CBI जांच होनी चाहिए थी और वो 2 फाइलों और 300 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया था पेशकश का। केस वहां से बुनियादी तौर पर शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुंच गई कि शिकायत 2-3 बार उनके घर पर भी छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनसे पूछताछ भी हुई है। फाइनली मामला जी आगे बढ़ा। फिलहाल प्रोग्राम को यहाँ पर जी वाइंड अप करते हैं। 10 बजने आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल आपके सामने फिर हाज़िर खिदमत रहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में। लेकिन कोशिश करेंगे कि कल से आपकी फ़ोन कॉल्स को शुरू करें। आज बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि जनाब फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करें। आपसे वादा है कि कल से ज़रूर आखिरी 10 मिनट हम आपके साथ बिताएंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स को लेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक दोबारा से पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कल आपके साथ होगी मुलाकात। अल्लाह नासिर।